वालेकुम। तो हमने नॉन इन्वेसिव पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। सबको समझ में आ गया नॉन इन्वेसिव? ओके। तो इन्वेसिव वेंटिलेशन के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, पहले हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद इन्वेसिव वेंटिलेशन के गोल्स क्या हैं, ठीक है, इंडिकेशंस क्या हैं, देन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे तभी आप वेंटिलेटर से खेल सकेंगे, वरना आपको अगर पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, तो आप कितना भी वेंटिलेटर को ऊपर नीचे करें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पेशेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन सेटिंग्स, मॉनिटरिंग एंड लास्ट में ट्रबल शूटिंग एंड लिबरेशंस। नाउ द रेस्पिरेटरी फेल्यूर। रेस्पिरेटरी फेल्यूर क्या होता है, कोई आइडिया? यस, अगर कोई पेशेंट, कोई बच्चा अपनी जो पल्मोनरी डिमांड्स है, उसकी ऑक्सीजन की डिमांड्स है वो नहीं पूरी कर पा रहा, या कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सचेंज सही से नहीं कर पा रहा, दैट इज रेस्पिरेटरी फेल्यूर। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक हाइपोक्सिमिक, एक हाइपरकार्बिक, ठीक है। एक जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, मीन्स उसकी जो डिमांड है वो बढ़ी हुई है लेकिन आप उसको दे कम रहे हैं, ठीक है। दूसरी हाइपरकार्बिया, मीन्स उसको ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं कर पा रहा, वो बाहर नहीं निकाल पा रहा, ठीक है, हाइपरकार्बिक। आइदर कैन बी acute or chronic, both can be present in the same patient, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन रिक्वायर्स द असिस्टेड मैकेनिकल वेंटिलेशन। इन दोनों पे मैकेनिकल वेंटिलेशन ही जाएगा। सो व्हाट डज द मैकेनिकल वेंटिलेशन मीन? क्या मतलब है मैकेनिकल वेंटिलेशन का? यस, एक आप बच्चा वेंटिलेट कर रहा है लेकिन वो पूरी नहीं कर पा रहा, तो उसको असिस्ट करने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन की आपकी नीड पड़ेगी। असिस्टेड वेंटिलेशन इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ फ्लो एंड प्रेशर टू द पेशेंट्स एयरवे इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ चेंज इन द लंग वॉल्यूम। जो उसके लंग वॉल्यूम को पूरा खोलने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए, कंप्लायंस पूरी करने के लिए जो प्रेशर चाहिए, फ्लो चाहिए, वो आप दे रहे हैं किसके साथ? वेंटिलेटर के साथ, तो वो असिस्टेड वेंटिलेशन हो गई। A mechanical ventilator is a machine that generates the controlled flow of gases into a patient's airway. Now the goals of mechanical ventilation, क्या क्या goals हैं? वही नॉन इन्वेसिव वाले जो हमने पढ़े थे, प्रोविजन ऑफ एडिक्यूट पल्मोनरी गैस एक्सचेंज, नॉर्मलाइज ब्लड गैसेस, reduces work of breathing, optimize patient discomfort and minimize the risk of lung injury. Now the indications of the mechanical ventilation, अभी आप पढ़ के आए हो। जो नॉन इन्वेसिव के कंट्रा इंडिकेशन से वही अगर इसमें जो ना इंडिकेशन कर लें, रेस्पिरेटरी में, ठीक है, तो तीन सिस्टम्स मोस्टली जो है ना उसके इंडिकेशंस हैं, रेस्पिरेटरी, कार्डियक एंड ब्रेन, ठीक है। रेस्पिरेटरी में आपका रेस्पिरेटरी फेल्यूर है, एपनिया है, ठीक है। कार्डियक में आपका शॉक है, कार्डियक हार्ट फेल्यूर है, ठीक है। या ब्रेन में आपका पोस्ट अनेस्थेसिया में भी हम उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं, हेड ट्रामा है, जीसीएस लो है उसका, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए, कोमा में जा रहा है, या न्यूरोमस्कुलर फेल्यूर है, किसी बच्चे का मसल्स फेल है, एट्रोफी है, या कोई भी जैसे जीबीएस में होता है, तो उसमें भी हम वेंटिलेटर पे जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये तीन इंडिकेशन, अगर हम ब्रॉडली देखें तो तीन इंडिकेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीवीएस एंड सीएनएस, इसके अलावा कोई और इंडिकेशन नहीं है। नाउ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैकेनिकल वेंटिलेशन का, कैसे वर्क करती है मैकेनिकल वेंटिलेशन, है क्या? वो तो असिस्ट करती है, लेकिन कैसे करती है काम, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसका? नॉर्मल हम जैसे हम सब वेंटिलेट कर रहे हैं खुद को, तो वो कैसे करते हैं? नेगेटिव प्रेशर से। हम जो खुद को वेंटिलेट करते हैं वो नेगेटिव प्रेशर से करते हैं। कैसे? कि हमारी कैविटी में जब तक प्लूरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर जनरेट नहीं होगा, हमारे लंग्स में एयर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रेशर है, आप देख सकते हैं।
फिगर 2 में जो नॉर्मल वेंटिलेशन है रेट्स जहाँ पे सैंपल्स हैं, तो जहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जब तक हमारी प्लूरल कैविटी में नहीं आएगा तो हमारी ऑक्सीजन नहीं जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगी। वेंटिलेशन मींस नहीं होगी, जो नॉर्मल वेंटिलेशन है। लेकिन जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से करती है। कैसे? आप सब लोगों ने जो है ना एयर पंप देखा होगा, जिससे हम एयर में जो है ना एयर जो है ना टायर में पंप करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? वो हम एनवायरनमेंट से एयर लेके कंप्रेस करके उसको टायर में दे देते हैं, ठीक है, ताकि अंदर चाहे कितना भी प्रेशर हो चाहे ना हो, हम उसको प्रेशर देते थे। जितना प्रेशर आप लगाएंगे उसी प्रेशर से ही वो जाएगी। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन या वेंटिलेटर इसी तरह ही पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे काम करता है। वो पॉजिटिव प्रेशर जितना आप उसको सेट करेंगे, जितना आप उसको कहेंगे कि मुझे इतना प्रेशर चाहिए, वो उतने प्रेशर से उन गैसेस को कंप्रेस करके वॉल्यूम फ्लो देगा और उतना ही उसका वॉल्यूम लंग्स का उतना एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है वो पॉजिटिव प्रेशर पे करती है, मींस आप प्रेशर पुश करते हो, ठीक है, खुद ब खुद एयर अंदर नहीं जाती। जैसे हम नॉर्मली वेंटिलेट करते हैं, इंस्पायरेट किया, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुई तो इंस्पायरेशन हो गई। लेकिन वेंटिलेटर क्या करेगा? अगर पेशेंट ले रहा है चाहे नहीं ले रहा, लेकिन वेंटिलेटर उसको देगा पॉजिटिव प्रेशर। अगर पेशेंट ले रहा है तो वो उसको ट्रिगर देगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वेंटिलेटर पॉजिटिव प्रेशर से एयर पुश करेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है मैकेनिकल वेंटिलेशन का। अच्छा, ये हमारे लंग्स वॉल्यूम्स हैं जो कि आपको समझनी चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मुझे कोई बताएगा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? सॉरी, नहीं, टाइडल वॉल्यूम इज नॉट। टाइडल वॉल्यूम जो है वो अमाउंट ऑफ एयर है जो इंस्पायर और एक्सपायर हो रही है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ये जब आप ग्राफ में देखेंगे, ये है ना, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। इतना ही हम इंस्पायर कर रहे हैं, इतना ही हम एक्सपायर कर रहे हैं। ये वाली, अच्छा ठीक। तो ये मैंने इंस्पायर किया, ये एक्सपायर किया, ठीक। इंस्पायर एक्सपायर, जो रेस्टिंग हमारी ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग है हमारी, वो यही है हमारी टाइडल वॉल्यूम है, ठीक। उसके बाद अगर मैं और मजीद, जैसे हम जो है ना कभी एक्सरसाइज करते हैं या कुछ जो है ना हम वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जो हम कभी कभार लंबी सांस लेते हैं तो इतना वॉल्यूम हमारे पास होता है लंग्स में ना, कि आप इतने लंग्स को इन्फ्लेट कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली हम ये करते हैं, उसके बाद अगर आप जा रहे हैं तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी वॉल्यूम को, तो ये हो जाएगा दूसरा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मींस जो आपके टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे थे, आपने उससे ज्यादा किया है और आप मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गए हो, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, वो हो गई आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। उसी तरह ही एक्सपायरेशन में भी होता है, आपने यहां तक एक्सपायर कर लिया, उसके बाद ये आपके पास मार्जिन होता है, यहां तक आप एक्सपायर कर रहे हैं। जैसे हम डीप इंस्पायर और डीप एक्सपायर कर रहे हैं, तो ये दोनों हो गए। और इन दोनों को ही अगर हम करेंगे और इन चारों को करेंगे तो आपकी आ जाएगी वाइटल कैपेसिटी, जो कि आपकी लंग की कैपेसिटी है। उसके बाद नीचे जो थोड़ा बहुत मार्जिन रह जाता है, वो हमारे लंग्स में वॉल्यूम होता है, रिजर्व होता है, वो आप कभी नहीं निकाल सकते, वो आपके रेजिडुअल वॉल्यूम है आपका, वो रहता ही रहता है। तो अगर हम इन सबको मिला के देखेंगे तो ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी होगी। मोस्टली जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं, नॉर्मल लंग्स होते हैं, तो उनकी जो कैपेसिटी है 5 to 6 लीटर्स तक है। तो जो आपकी टीएलसी है वो 5 to 6 लीटर तक टीएलसी है आपकी, ठीक। ये समझ में आ गए कॉन्सेप्ट्स? इनमें कोई चीज़ है यहां तक कोई पूछनी हो या कुछ समझ में नहीं आया हो? बच्चों की देखें, डिपेंड करता है, टीएलसी डिपेंड्स ऑन द एज, हाइट एंड सेक्स, ठीक है। अब तीनों को डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, एक छोटा बच्चा है, न्यूनेट है, उसका तो 6 लीटर नहीं हो सकती ना कैपेसिटी। नॉर्मल लंग्स की कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी 6 लीटर। छोटा बच्चा है तो उसकी एज छोटी है, जैसे एज बड़ी होगी लंग्स मैच्योर होते जाएंगे, लंग्स एल्वियोलाई बनती जाएंगी। अब तो 8 ईयर्स तक आपकी एल्वियोलाई जो है ना बनती है, तो वो बनते हुए आपको जब पूरा लंग का एक आपका वॉल्यूम बन जाएगा तो उसमें टीएलसी आपकी मैक्सिमम होगी, ठीक है। अच्छा, वेंटिलेटर जो काम करता है ना, वो इक्वेशन ऑफ मोशन पे काम करता है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है?
इक्वेशन ऑफ मोशन जो वेंटिलेटर प्रेशर देता है वो दो प्रेशर्स को जो ना जैसे समझेंगे दो फोर्सेस को ओवरकम करते हैं, एक इलास्टिक प्रेशर्स को, एक रेजिस्टिव प्रेशर्स को। ठीक है, दो हमारी जो ना के लंग्स पे प्रेशर्स लगते हैं, एक रेजिस्टेंस है जो एयरवे की रेजिस्टेंस है, दूसरी जो लंग्स की रिक्वायलिंग को जो कैपेसिटी होती है, जो लंग्स को इन्फ्लेट नहीं रिक्वायल करती है, कोलेप्स करती है, वो प्रेशर्स होते हैं। तो लंग्स इनको जो है ना, अगर रिक्वायलिंग आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो लंग्स आपके इन्फ्लेट नहीं होंगे, अगर आपकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आपको प्रेशर फिर ज्यादा देना पड़ेगा। तो वो ये दो फोर्सेस को ओवरकम करके ही प्रेशर अपना देते हैं। प्रेशर क्या होता है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कंप्लायंस। एंड जो रेजिस्टिव प्रेशर्स होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लोट को। अब रेजिस्टिव प्रेशर्स क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? जो एयरवे की रेजिस्टेंस है बिटवीन टू एंड्स, आप मशीन को लगा रहे हो, उनके दो एंड में जो प्रेशर है, डिफरेंस है, ठीक है, उनकी जो रेजिस्टेंस है अप टू एलिवेलाई तक, वो रेजिस्टेंस आ गई और उनमें जो फ्लो जा रहा है वो आपका फ्लो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कंप्लायंस, वो जो हम यहां पे आएंगे ना। अब कंप्लायंस क्या है? वो जो लंग्स एक्सटेंड हो उसको बोलते हैं कंप्लायंस। यस, लंग्स की स्ट्रेचेबिलिटी को कंप्लायंस कहते हैं। आपके लंग्स कितने स्ट्रेच हो रहे हैं। इलास्टिसिटी अलग है, दैट इज अपोजिट टू द कंप्लायंस। रिकॉइलिंग ऑफ द लंग्स इज इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अगर आपके लंग्स इलास्टिक ज्यादा है, रिकॉइल ज्यादा है, तो उनमें कंप्लायंस कम होगी, दोनों अपोजिट है। अगर आपके लंग्स ज्यादा कंप्लायंस हैं तो उनमें आपको प्रेशर भी कम देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं कि अगर आपने एक न्यू बैलून लिया है, उसको हमें प्रेशर देने के लिए या उनको फुलाने के लिए हमें ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा वो इलास्टिक हो जाएगा, थोड़ा सा वो जो है ना उसके इलास्टिक फोर्सेस कम हो जाएंगे, तो उसमें आप थोड़े से प्रेशर पे ही एयर ज्यादा दे सकेंगे और वो ज्यादा कंप्लायंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंप्लायंस है वो है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर, कि कितनी चेंज पे आप उस लंग्स में वॉल्यूम दे रहे हैं जो आपको चाहिए, जो लंग्स को चाहिए, और वो कितना कंप्लायंट है। तो कंप्लायंस इज अ चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो आपकी जो कंप्लायंस होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक कंप्लायंस और दूसरी होती है डायनामिक कंप्लायंस। ठीक है, स्टैटिक कंप्लायंस क्या होती है? स्टैटिक कंप्लायंस वो होती है कि जो आपने जो लंग्स की स्ट्रेचेबिलिटी है, लेकिन उस लंग में फ्लो नहीं है, जीरो फ्लो है, तो वहां पे जो उसकी कंप्लायंस है दैट इज स्टैटिक कंप्लायंस। ठीक है, और जो डायनामिक कंप्लायंस है, मोस्टली हम जो यहां पे लेते हैं वो स्टैटिक कंप्लायंस लेते हैं। जो डायनामिक कंप्लायंस है वो डायनामिक मींस मोशन। ठीक है, वो लंग्स की वो स्ट्रेचेबिलिटी है जहां पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब आप उसको फ्लो दे रहे हो उस टाइम आप उसकी कंप्लायंस देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि दिस इज अ डायनामिक कंप्लायंस। लेकिन अगर फ्लो नहीं है और आप कंप्लायंस देख रहे हो दैट इज स्टैटिक कंप्लायंस। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपके प्रेशर्स बढ़ जाते हैं। प्रेशर्स भी दो तरह के या डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स होते हैं। मोस्टली हम जो देखते हैं ना वेंटिलेटर पे 2 से 3 4 प्रेशर्स देखते हैं। ठीक है, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर होता है, प्लेट्यू प्रेशर होता है, पीप होती है, मीन एयरवे प्रेशर होता है। अब पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर क्या होता है वो मैं आगे में भी बताऊंगा, लेकिन यहां पे भी मैं आपको बताना चाहता हूं पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर क्या होता है। वो जो पॉजिटिव प्रेशर हम देते हैं लंग्स को, वही होता है। यस, जो मैक्सिमम हमारी इंस्पायरेशन है उसमें मैक्सिमम प्रेशर है, जो हमने प्रेशर दिया वो मैक्सिमम तक गया, दैट इज पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर, मैक्सिमम पीक तक गया। ठीक है, वहां तक फिर जो आपने सेट किया हुआ है वही जाएगा, उसके बाद फ्लो रुक जाएगा, फ्लो चुप बंद हो जाएगा। उसके बाद एक इंस्पायरेटरी होल्ड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इंस्पायरेटरी होल्ड में आपने एक प्रेशर दिया जो एयरवे से गया, वेंट की ट्यूबिंग से गया, एयरवे में एल्विलाई में गया। एल्विलाई में जाने के बाद जो आपकी लेवल थी जो आपने सेट किया था, टेक सपोज आपने 20 सेट किया हुआ है, वो वहां तक रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद एयरवे में प्रेशर नहीं होगा लेकिन एल्विलाई में प्रेशर होगा, तो वो एक स्टैटिक प्रेशर होगा, एक प्लेट्यू बनाएगा, एक सरफेस बनाएगा फॉर टाइम बिंग, जितना आपने इंस्पायरेटरी टाइम दिया हुआ है।
तो वो जो प्लेट्यू प्रेशर है जो उसने लेवल बनाया हुआ है और कांस्टेंट रहेगा, दैट इज प्लेट्यू प्रेशर। पीक प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग द आप जो दे रहे फ्लो के टाइम। उसके बाद प्लेट्यू प्रेशर जो आपकी एक प्लेट्यू बना रहा है इंस्पायरेटरी होल्ड में, ठीक है, दैट इज प्लेट्यू प्रेशर, ठीक है। उसके बाद मीन एयरवे प्रेशर होता है जो एवरेज प्रेशर इन द एयरवे में है, दैट इज मीन एयरवे प्रेशर। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपका प्रेशर है, जो कंप्लायंस है, वो प्रेशर पे डिपेंड करती है। जब कंप्लायंस डिक्रीज होगी तो आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। कैसे? लंग्स एक्सपेंड नहीं होगी, उससे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। एग्जैक्टली जैसे हमने यहां पे भी मैंने जैसे आपको बताया कि कंप्लायंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन प्रेशर। कंप्लायंस क्या है? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो आपकी अगर कंप्लायंस जो है डिक्रीज हो रही है तो आपको प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे पल्मोनरी एडिमा हो गई, इफ्यूजन हो गई, निमोथोरेक्स हो गए, ठीक है। तो निमोथोरेक्स में क्या होता है? आपका लंग्स जो है सुखड़ा हुआ, उसके अराउंड जो है ना प्लूरल कैविटी में एयर आ गई है ना, आपके लंग्स इन्फ्लेट नहीं हो रहे, कंप्लायंट नहीं हो रहे, तो आप प्रेशर ज्यादा देंगे ना, तो उसके प्रेशर आपके बढ़ जाएंगे। तो उसमें आपका जो पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर है और जो प्लेट्यू प्रेशर है वो दोनों बढ़ जाएंगे। आप वेंटिलेटर पे देखेंगे कि ये दोनों आपके बढ़ गए हैं। आपने टेक सपोज करें जो भी प्रेशर सेट की है, लेकिन आपको वेंटिलेटर अलार्म देगा कि प्रेशर आपके बढ़ गए हैं क्योंकि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। तो वहां पे आप ट्रबल शूटिंग में आप पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे आप देखेंगे कि कंप्लायंस मेरी डिक्रीज क्यों हुई है या प्रेशर्स मेरे जो है इंक्रीज क्यों हुए। तो वहां पे ये 3-4 कंडीशंस हैं जिनके लिए आप सोच सकते हैं, ठीक है, निमोथोरेक्स, एडिमा या एफ्यूजन। उसके बाद रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? यहां पे हमने ये देखा ना, प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड फ्लो, ठीक है। तो जब आपकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। एक ट्यूब है, वहां से रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है सॉरी। रेजिस्टेंस क्या होती है? ट्यूब की रेडियस के फोर्स पावर के अपोजिट होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपकी ट्यूब की साइज छोटी है, मींस रेजिस्टेंस आपकी ज्यादा है, तो आपको प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपके प्रेशर भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरेटरी प्रेशर बढ़ेगा। इंस्पायरेटरी प्रेशर अगर आप पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर अगर आपका वेंटिलेटर में बढ़ गया है एंड प्लेट्यू प्रेशर सेम रहा है, तो आप ये देखेंगे कि कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ है। वो किन कंडीशन में होता है कि ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, आगे रुकावट आ गई, ठीक है, सीक्रेशंस आ गई, ठीक है, म्यूकस प्लग आ गया, फॉरेन बॉडी आ गई, या कोई ट्यूब किंग हुआ है, आपकी वेंट की ट्यूबिंग किंग हुई है। तो ये 4-5 चीजें आप देखेंगे कि मेरे प्रेशर्स क्यों बढ़ गए। तो वो वेंटिलेटर आपको अलार्म देता है कि हाई प्रेशर। फिर आपको देखना होता है कि मेरे कौन से प्रेशर बढ़ गए हैं, मेरी कंप्लायंस डिक्रीज हुई है या मेरी रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है। तो इन चीजों को आपको देख के ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे वीक और वीक प्रेशर दोनों ही बढ़ जाए तो सर किस चीज को देखना चाहिए वहाँ पे? लेकिन अगर आपकी दोनों चीजें बढ़ रही है ना, तो आपकी कंप्लायंस डिक्रीज हुई है, तो फिर आप उनको देखेंगे कि निमोथोरेक्स तो नहीं हो रहा बच्चे को, मेरे प्रेशर्स क्यों बढ़ गए, आगे क्यों नहीं मेरी एयर सही से जा रही, लंग्स का वॉल्यूम क्यों नहीं ओपन हो रहा, टाइडल वॉल्यूम मेरे क्यों नहीं सही बन रहे, ठीक है। तो आपकी कंप्लायंस डिक्रीज हुई है। तो फिर आप उन चीजों को जो है ना देखेंगे कि मेरे अलार्म जो है ना ये हाई प्रेशर्स के क्यों आ रहे हैं। जब हम ट्रबल शूटिंग में आप जब करेंगे तो वो देखेंगे उसमें ना। तो 3-4 चीजें हैं जिनसे आप जज कर सकते हैं कि ये बच्चे में क्या चीज चेंज हो रही है, कंप्लायंस का इशू आ रहा है, रेजिस्टेंस का इशू आ रहा है, या क्या आ रहा है ना, या वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ रहा। क्लिनिकली भी आप जो है ना वेंट पे पैरामीटर्स भी देखेंगे, देन जो है ना ग्राफ्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिक मैकेनिज्म्स ऑफ द ब्रेथ्स। हमारे पास जो ब्रेथ्स होती हैं उनका मैकेनिज्म क्या होता है, वो इन 3 से 4 चीजों पे काम करती हैं। ट्रिगर होता है, लिमिट होती है, साइकिल होता है। ट्रिगर क्या होता है? वो जो प्रेशर स्टार्ट करे ब्रीथ, जैसे नेगेटिव प्रेशर स्टार्ट करे ब्रीथ, उसको असेस करे, उसको ट्रिगर बोलते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव, जो वेंटिलेटर उसको ब्रीथ देता है, उसको अंदर प्रेशर थोड़ी सी ट्रिगर करता है, सांस लेने की कोशिश करता है। सही है। ट्रिगर होता है कि आप वेंटिलेटर को कोई सेंसेशन दे रहे हैं कि मुझे ब्रेथ चाहिए, आप उसको कह रहे हैं मुझे ब्रेथ चाहिए, ठीक है। अगर पेशेंट अवेक है, अपनी ब्रेथ बना रहा है, तो वो नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे
अगर हम इसको बेसलाइन कहते हैं, बेसलाइन, तो बेसलाइन के नीचे नेगेटिव प्रेशर होगा, ये 0 होगा, ठीक है। तो वो यहां से नीचे अपना ट्रिगर देगा, वेंटिलेटर उसको सेंस करेगा एंड उसको ब्रेथ दे देगा, दैट इज ट्रिगर। अगर पैरालाइज्ड पेशेंट है तो वो टाइम से, जितना आपने टाइम सेट किया हुआ है कि मुझे 1 मिनट में इस बच्चे को 30 ब्रीथ्स देनी है, अब ये वेंटिलेटर का काम है कि अगर आपने उसको कह दिया कि मुझे 30 ब्रेथ चाहिए, तो वो वेंटिलेटर 30 ब्रेथ 1 मिनट में उसको देगा, चाहे बच्चा अपनी सेंसेशन दे चाहे ना दे, वो 30 ब्रेथ देगा ही देगा, ठीक है। तो वो अगर बच्चा पैरालाइज्ड है, ठीक है, आपने उसको न्यूरोमस्कुलर ड्रग्स पे रखा हुआ है, तो वो टाइम से डिवीजन करके 30 ब्रेथ 1 मिनट में देगा, दैट इज टाइम इज द ट्रिगर, ठीक है। और अगर बच्चा अवेक है तो वो नेगेटिव प्रेशर इज द ट्रिगर, ठीक है। तो वो ट्रिगर करके बच्चा यहां से वेंटिलेटर उसको प्रेशर देगा, इंस्पायरेटरी प्रेशर। क्या होता है? जो पेशेंट पैरालाइज्ड है तो वो टाइम हो गया ना, जो अगर अवेक है तो वो प्रेशर से आ गया और फ्लो से आ गया। प्रेशर, टाइम एंड फ्लो 3 ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है लिमिट। अब वेंटिलेटर क्या कहता है कि भाई मैंने तो देना है, लेकिन मुझे कब तक देना है, कहां तक देना है, मुझे ये बता दे। प्रेशर जो मैं दे रहा हूं, जो फ्लो दे रहा हूं, वो कहां तक देना है मुझे, तो वेंटिलेटर पूछता है उनसे। तो वो हम सेटिंग में जब आएंगे तो सेटिंग में भी देखेंगे, लेकिन वो यहां से आपने वो ट्रिगर किया उसने कि ये सेकंड्स, भाई 2 सेकंड्स के बाद मुझे ब्रेथ देनी है, तो वो ये मैक्सिमम, ठीक है, यहां तक आपको जाना है, तो वो यहां तक आके रुक जाएगा। जो उसका प्रेशर होगा, जो आप अगर कोई भी मोड, जैसे अगर आप प्रेशर मोड सेट कर रहे हैं, तो प्रेशर मोड में अगर आपने प्रेशर जो ना सेट किया हुआ है 20 का, तो वो 20 तक आके रुक जाएगा, कहेगा बस मेरा यही है। आप उसमें टाइडल वॉल्यूम बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, वो कहेगा वेरिएबल्स होंगे टाइडल्स, अगर आपने प्रेशर मोड सेट किया हुआ है तो वो कहेगा कि मेरा काम था प्रेशर देना, मैंने 20 तक प्रेशर दे दिया, दैट इज लिमिट, ठीक है। व्हाट लिमिट द डिलीवरी ऑफ गैस टू द पेशेंट ड्यूरिंग द इंस्पायरेटरी फेज, ठीक है। तो चाहे वो प्रेशर हो चाहे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में है तो आप वॉल्यूम सेट करेंगे कि हमें इतने वॉल्यूम्स चाहिए, वो वॉल्यूम उतने दे के फिर रुक जाएगा। फिर उसके बाद एक पाद आ जाएगा, उसके बाद साइकिल। साइकिल क्या होती है कि वो इंस्पायरेटरी को एक्सपायरेटरी में शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब वेंटिलेटर को हमने एक सेंस दे दिया है कि आपको ट्रिगर ये मिलेगा, फिर आपको यहां तक जाना होगा, उसके बाद आप साइकिल में जाएंगे। तो वो वेंटिलेटर 30 ब्रेथ को ट्रिगर, लिमिट और साइकिल के साथ कराएगा। लिमिट सॉरी, लिमिट के बाद जो साइकिल आएगी वो इंस्पायरेशन टू एक्सपायरेशन में जो फेज जाएगा वो होगा, दैट इज कॉल्ड साइकिल। उसके बाद एक आती है फिर बेसलाइन, ठीक है। बेसलाइन ये वो है जो पीप आप देते हो, ठीक है, तो वो वहां तक रुकेगा। आपने जो इंस्पायरेशन दी, एक्सपायरेशन दी, उसके बाद एक बेसलाइन रहेगी, जो प्रेशर आपका मेंटेन रहेगा अंदर एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई ओपन रहेंगी, स्ट्रेच रहेंगी उसी प्रेशर तक। फिर वो जो आपने उसको टाइम दिया हुआ है, टेक सपोज करें अगर आपने उसको आई टाइम दिया हुआ है 0.6 सेकंड्स, तो उसने आई टाइम 0.6 सेकंड्स के बाद अगर आई रेशो आपने जो है ना उसको 1:2 दिया है, तो 1.8 सेकंड्स की जो है ना इसकी पूरी साइकिल होगी, 0.2 सेकंड वो चुप रहेगा, फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा ट्रिगर पे, ठीक है। तो वो जो दो सिर्फ बीच में आएगी तो वो बेसलाइन होगी, वो बेसलाइन तक वो प्रेशर मेंटेन रहेगा, जो एल्वियोलाई में एल्वियोलाई ओपन रहेंगी। पीप इज प्रेशर इन द एल्वियोलाई टू मेंटेन देयर यू कैन डिस्टेंसिबिलिटी। ये समझ में आ गया, ट्रिगर, लिमिट एंड साइकिल। तो वेंटिलेटर इन तीनों चीजों पे काम करता है। उसके बाद मोड्स ऑफ वेंटिलेटर, मोस्टली जो है ना, वैसे तो मोर देन 20 मोड्स हैं, लेकिन मोस्टली जो हम काम करते हैं वो 3 से 4 मोड्स पे हम काम करते हैं। कंट्रोल्ड मैंडेटरी मैकेनिकल वेंटिलेशन, जिसमें वॉल्यूम और प्रेशर दोनों होते हैं। सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, उसमें भी दोनों ही होते हैं, जो मोस्टली हम पीट्स में हम SIMV मोड यूज करते हैं। उसके बाद स्पॉन्टेनियस मोड है, स्पॉन्टेनियस में प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन एंड CPAP है। अच्छा, कंट्रोल्ड और मैंडेटरी मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या है? कंट्रोल वेंटिलेटर वो है जिसमें अगर प्रेशर और कंट्रोल चेंज तो वो भी फिक्स रहता है और रेट जो फिक्स रहता है, मतलब पेशेंट की कोई भी एफर्ट ना हो। पेशेंट जैसे कोई पेशेंट कोमा में हो या पेशेंट कोई ओटी में हो, वहां पर ये यूज किया जाता है और मैकेनिकल सपोर्ट। ये जैसे है ना ब्रेथ के टाइप्स, ठीक है।
हम कंट्रोल या मैंडेटरी मैकेनिकल वेंटिलेशन ये है कि इसमें जो आपने सेट की है ना ब्रेथ कि मुझे 30 ब्रेथ चाहिए, तो वो उसमें पेशेंट का कोई वो नहीं होगा, ट्रिगर भी नहीं देगा पेशेंट, ना ही कुछ देगा। तो इसमें सारी चीजें वेंटिलेटर ही करेगा, तो सारी कमांड वेंटिलेटर के पास होगी, ठीक है। पेशेंट के पास कुछ भी नहीं होगा, तो ये कंट्रोल्ड होगा, मैंडेटरी होगा। मींस मुझे 30 ब्रेथ देनी है, मैं 30 ब्रेथ दूंगा, इतने प्रेशर के साथ दूंगा या वॉल्यूम के साथ दूंगा जो आपने सेट किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वॉल्यूम मोड किया हुआ है तो वो कहेगा कि 500 के टाइडल वॉल्यूम अगर आपने सेट किया है तो 500 के वॉल्यूम के साथ मैं 30 ब्रेथ दूंगा। वो कंट्रोल अपने पास ही रखेगा, सब चीजें वही करेगा, ट्रिगर भी वही करेगा, लिमिट भी वही करेगा और साइकिल भी वही चलाएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल हो गया। उसके बाद सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसमें ट्रिगर पेशेंट का होता है, लेकिन कभी कभी अगर पैरालाइज्ड है तो उसमें पेशेंट का नहीं, वेंटिलेटर का भी होता है। लेकिन इसमें यह है कि पेशेंट और वेंटिलेटर दोनों साथ काम करते हैं। वेंटिलेटर सपोर्ट करता है पेशेंट की जो आपने 30 ब्रेथ दी हुई है तो वो 30 ब्रेथ तक वो देगा, ठीक है। उसमें जो है ना वो उसको सपोर्ट करता रहेगा। दूसरी ब्रेथ अगर वो पेशेंट लेगा तो वो कहेगा भले ले लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं कहेगा कि मुझे कंट्रोल तुम्हारे ऊपर 100% मैं ही कंट्रोल करूंगा, नहीं, इसमें पेशेंट भी अपना काम करेगा, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजर मोस्टली हम यही यूज करते हैं। और तीसरा है स्पॉन्टेनियस मोड। ये स्पॉन्टेनियस मोड तब हम यूज करते हैं जब पेशेंट को वीन ऑफ करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम उसको सपोर्ट देते हैं कि भाई आप भले अपनी ब्रेथ ले लो लेकिन हम आपको सपोर्ट देंगे, ठीक है। बैकअप पे प्रेशर हम देंगे आपको, ठीक है। या जैसे सीपेप आपने पढ़ लिया, वो सीपेप भी उसमें होता है स्पॉन्टेनियस मोड पे। अच्छा, ये जो हमारे बच्चे जैसे हम रखते हैं एसआईवी मोड में यहाँ पे, तो वो स्टेज पे होते हैं, सीकेप से मूव नहीं होते या सैचुरेशन ड्रॉप करते हैं, हमने कहा तो वेंट में डाल दें। अब उनकी हम रेस्पिरेटरी रेट अकॉर्डिंग टू एज 30 का सेट किया हुआ है, लेकिन बच्चा जो रेस्पिरेटरी रेट ले रहा होता है वो तो 60-70 रेट चल रहा होता है, उसको कैसे ओवरकम करेंगे? वो तो अल्टो फाइट भी नहीं कर रहा होता है, स्टेज की वजह से वो 60-70 का रेट चल रहा होता है क्योंकि नमूनिया या स्टेज, लेकिन हमारा सेट तो 30 का होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मैंने वही आपको बताया कि एसआईएमवी मोड में ये होता है कि पेशेंट एंड वेंटिलेटर दोनों काम करते हैं। जो 30 ब्रेथ आपने सेट की हैं, वेंटिलेटर उनमें उनको सपोर्ट करेगा, बकाया में कहेगा भले ले लो, मुझे एतराज नहीं है, आप अपनी ब्रेथ ले लो, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि जो बच्चा मेरा है हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है और मैं चाहता हूं कि 30 से ज्यादा ना आ जाए, तो आप उसको रिलैक्स कर दें ताकि वो अपनी ब्रेथ ना ले, अपनी ब्रेथ ना ले, डीपली सिलेक्ट कर लें, आगे देखेंगे वो भी आपका हो जाएगा। दूसरा, अगर उसमें एफर्ट्स आ गई हैं, खुद की ब्रेथ कर रहा है तो वो भी उसमें आ जाएगा। तो इसके ये दोनों फायदे हैं ना। अच्छा, 4 टाइप की ब्रेथ्स होती हैं, ठीक है। एक मैंडेटरी, असिस्टेड, सपोर्टेड एंड स्पॉन्टेनियस, ठीक है। जो हमने मोड पढ़े थे उनमें ये 4 टाइप्स की ब्रेथ होती है। जो मैंडेटरी, जैसे हमने सीएमबी पढ़ा, उसमें वेंटिलेटर अपना कंट्रोल करता है, ट्रिगर भी वही देगा, लिमिट भी वही करेगा, साइकिल भी वही कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। जो असिस्टेड वेंटिलेशन है उसमें क्या होगा कि पेशेंट अवेक है, वो अपना नेगेटिव प्रेशर देगा, ट्रिगर देगा, तो पेशेंट उसको लिमिट करेगा और साइकिल कंटिन्यू करेगा, वरना नहीं करेगा। ये असिस्टेड है, उसमें हेल्प करेगा पेशेंट को, ठीक है, कि भाई मुझे बताओ आपको चाहिए तो मैं दूंगा। अगर इसमें वो नहीं करेगा, पेशेंट उसको ट्रिगर नहीं देगा, तो वो इसमें उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी सपोर्टेड है। सपोर्टेड में ट्रिगर भी पेशेंट करता है, साइकिल भी पेशेंट करवाता है, लेकिन जो लिमिट है उसकी वो वेंटिलेटर करता है। आपने ट्रिगर दिया, उसके बाद आप कहां तक जाना है मुझे बता दे, मैं वहां तक आपको लेके जाऊंगा, उसके बाद साइकिल आप खुद कंटिन्यू कर ले। इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन वो खुद ही करेगा, उसके बाद एक बेसलाइन, देन वरी ट्रिगर, देन लिमिट वेंटिलेटर के पास होगी। स्पॉन्टेनियस में बच्चा अवेक है, आप उसको जो ना वेंटिलेटर से वीन ऑफ कर रहे हैं, तो पेशेंट को ही खुद को कंट्रोल होगा तीनों चीजों पे, ट्रिगर भी पेशेंट करेगा, लिमिट भी वही करेगा और साइकिल भी वही चलाएगा, वो खुद ही करेगा। ये 4 टाइप्स की ब्रेथ्स होती है वेंटिलेटर मतलब पेशेंट्स में ना, मैंडेटरी, असिस्टेड, सपोर्टेड एंड स्पॉन्टेनियस। मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन क्या होता है? इस इज द प्रोडक्ट ऑफ द टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट। जितना बच्चे का आपने रेस्पिरेटरी रेट सेट किया है और आपको कितने टाइडल्स वॉल्यूम चाहिए, तो वो मिनट वेंटिलेशन है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम ml पर केजी लेते हैं हम, 6 to 8 ml पर केजी नॉर्मल होता है।
ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट हम एज वाइज देते हैं कि कितना रेस्पिरेटरी रेट, अगर न्यूनेट है तो उसका 59 इज ए नॉर्मल, लेकिन अगर इन्फेंट है तो उसका 49 है, जैसे लिमिट है एमएनसीआई मुताबिक या जो नॉर्मल एज मुताबिक जो लिमिट्स हैं वही। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है हर मोड के। सीएमई में क्या एडवांटेजेस है, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा वेंटिलेशन का, पेशेंट कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, वेंटिलेटर खुद ही कमांड करेगा, जो कुछ करना होगा उसको खुद ही वो करेगा वेंटिलेटर। लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि पेशेंट के मसल्स यूज नहीं होंगे तो वो डिसयूज एट्रोफी हो जाएगी। रेस्पिरेटरी मसल्स पेशेंट के होंगे ही नहीं यूज, हम पॉजिटिव प्रेशर ही देंगे वही फ्लो वापस आएगा, इनपुट देंगे और आउटपुट वही वापस आएगा, ठीक है। इनहेल्ड एंड एक्सपायरेशन होगी, लेकिन उसकी वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स हमारी एट्रोफी हो जाएगी, डिसयूज एट्रोफी। उसके बाद असिस्टेड कंट्रोल जो है, इसमें ये वर्क ऑफ ब्रीदिंग को रिड्यूस करता है एज कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस का ना। स्पॉन्टेनियस के मुताबिक ये वर्क ऑफ, क्योंकि आप उसको असिस्ट कर रहे हो, आप उसको हेल्प कर रहे हो ना, स्पॉन्टेनियस में कोई हेल्प नहीं है, खुद ही पेशेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि पोटेंशियल हिमोडायनामिकल इफेक्ट्स करता है, ये इनएप्रोप्रिएट हाइपर वेंटिलेट भी करवाता है, ठीक है। मीन्स के उसको बच्चे को जरूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी वो उसको हाइपर वेंटिलेट करवाता रहेगा। एसआईएमबी क्या है कि ये नॉर्मल कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन के साथ लेस इंटरफेयर करता है, वो जो उसके नॉर्मल कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस हैं वो उसमें उसका कोई इतना नहीं होता ना, इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन ये क्या करता है कि असिस्टेड कंट्रोल के मुताबिक उसकी कंपेयर में अगर हम करेंगे तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। इसका ये डिसएडवांटेज है। उसके बाद प्रेशर सपोर्ट है, तो उसमें पेशेंट कंफर्ट होता है और इम्प्रूव्ड पेशेंट होता है। आप वेंटिलेटर से उसको हटा रहे हो तो वो इसमें होता है, लेकिन उसका ये है कि उसमें आपको अपने अलार्म और बैकअप देना होगा कि अगर ये बच्चा सांस नहीं ले रहा, ऐसे ना हो कि आपने उसको छोड़ दिया कि भाई मैंने स्पॉन्टेनियस में रख दिया, अगर वो एज के मुताबिक न्यूनेट है या इन्फेंट है उसको 50 ब्रेथ बनाने चाहिए लेकिन वो 10 बना रहा है, 10 बना रहा है मीन्स हर 6 सेकंड के बाद एक ब्रेथ ले रहा है, तो वो जो है अपने अलार्म आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद बैकअप रेट भी देना होगा कि अगर ये इतने बैकअप तक नहीं बना रहा तो ये वेंटिलेटर खुद ब खुद सेट हो जाए, तो वो एक जो है इसमें मोड आ जाता है प्रेशर सपोर्ट में, तो प्रेशर सपोर्ट के बाद वो एसआईएमबी पे खुद ब खुद शिफ्ट हो जाता है। अगर ये आपने नहीं दिया तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। अब सेटिंग्स थोड़ा रिपीट कर दो प्लीज। एसी मोड, अच्छा ये असिस्टेड कंट्रोल है जो हमने यहाँ पे देखा। असिस्टेड में क्या करता है, ट्रिगर पेशेंट करता है, लिमिट और साइकिल वेंटिलेटर देता है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि इसमें ये वर्क ऑफ ब्रीदिंग को, स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि पेशेंट खुद ही ट्रिगर करेगा, खुद ही लिमिट करेगा, खुद ही साइकिल करेगा, लेकिन असिस्टेड में क्या होगा कि ट्रिगर पेशेंट करेगा, बाकी लिमिट और साइकिल वेंटिलेटर देगा। तो ये असिस्टेड जो ना स्पॉन्टेनियस के मुताबिक उसको वर्क ऑफ ब्रीदिंग को कम करता है क्योंकि सपोर्ट मिल रही है ना आपको लिमिट और साइकिल की। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो हाइपर वेंटिलेशन है। हाइपर वेंटिलेशन कैसे करवाता है कि आपको ट्रिगर, आपको पेशेंट थोड़ा सा भी ट्रिगर करेगा, थोड़ा सा हिलेगा जुलेगा, आपको वेंटिलेटर ब्रेथ दे देगा, ठीक है। वेंटिलेटर यही सेंस करेगा कि आपको ब्रेथ चाहिए, आप मुझे कह रहे हो कि ब्रेथ दो, ठीक है। तो थोड़ा सा भी जो उसका ट्रिगर होगा वो अगर पेशेंट को मिलेगा, वेंटिलेटर को मिलेगा, वेंटिलेटर ब्रेथ दे देगा आपको, तो वो हाइपर वेंटिलेटेड हो जाएगा। अगर उसकी एज वाइज उसको 40 चाहिए ब्रेथ लेकिन वो ट्रिगर थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है या थोड़ा सा हिलजुल रहा है, बच्चा मूव कर रहा है, एजिटेटेड हो रहा है, तो वो हाइपर वेंटिलेटेड हो जाएगा, वो 50 बनाएगा, 60 बनाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक। सेटिंग्स में हम ये मोस्टली 9 सेटिंग्स करते हैं वेंटिलेटर पे, जिसमें मोड आ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट आ जाता है, प्रेशर कंट्रोल आ जाता है, प्रेशर सपोर्ट आ जाता है, ट्रिगर सेंसिटिविटी आ जाती है, इंस्पायरेटरी टाइम, पीप, FiO2 एंड टाइडल वॉल्यूम। हमारे गोल्स क्या होते हैं, एडिक्यूट ऑक्सीजनेशन, पीएच नॉर्मल एंड नो वर्क ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी स्ट्रेस ना हो। सेटिंग्स में मोड में है कि कौन सा मोड आपको सिलेक्ट करना है, प्रेशर कंट्रोल या वॉल्यूम कंट्रोल। उसके बाद मोस्टली हम प्रेशर कंट्रोल यूज करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट में कि जो उसकी एज है उस एज के मुताबिक आप उसका रेस्पिरेटरी रेट सेट कर दें। प्रेशर कंट्रोल आपको कितना चाहिए कि आपको उतने टाइडल्स मिले। मोस्टली हम 20 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम ऊपर नीचे करते हैं। अगर आपके टाइडल ज्यादा बन रहे हैं तो आप कम करेंगे, अगर आपके टाइडल नहीं बन रहे, कम बन रहे, तो आप प्रेशर कंट्रोल बढ़ा देंगे। प्रेशर सपोर्ट 10 है।
उसके बाद ट्रिगर सेंस, जी जी, नहीं देखें वो डिपेंड करता है आप पे, तो आप कौन सा मोड यूज कर रहे हो ना, वॉल्यूम कंट्रोल मोड यूज कर रहे हो, प्रेशर कंट्रोल मोड। वॉल्यूम कंट्रोल का मतलब ये है कि आप वॉल्यूम सेट करते हैं और प्रेशर एयरवे के चीज है उसके हिसाब से जनरेट होता है, और वेंटिलेटर जो है उसको सेट टाइडल वॉल्यूम जो आपने गिवन वो कर देता है। बच्चों में हम प्रेफर करते हैं कि हम प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन करें, व्हिच मींस कि हम प्रेशर सेट करते हैं कि प्रेशर इससे ऊपर ना जाए, और इस प्रेशर की हेल्प से जितना वॉल्यूम अंदर जाता है लंग्स के मशीन से उसको हम टाइडल वॉल्यूम मॉनिटर करके और एक्सेप्ट करते हैं। सो इसका ये है प्रेशर कंट्रोल, कि प्रेशर हमारे हाथ में है, वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम कंट्रोल का मतलब है कि वॉल्यूम हमारे हाथ में है और प्रेशर नहीं है। अडल्ट में ट्रेडिशनली वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन यूज करते हैं, बच्चों में ट्रेडिशनली कन्वेंशनली पूरी दुनिया में प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन यूज करते हैं। सम वेरिएशन है, कुछ लोग बच्चों में भी वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, सम टाइम अडल्ट में भी डिपेंडिंग ऑन कोई डिजीज क्या है वो प्रेशर करते हैं, बट 95% जो है वो अडल्ट में वॉल्यूम और बच्चों में प्रेशर कंट्रोल होता है। तो प्रेशर कंट्रोल में आप प्रेशर सेट करेंगे, बताएंगे वेंटिलेटर को कि मुझे इतना प्रेशर चाहिए, लेकिन उसमें जो वॉल्यूम होगा वो वेरिएबल होगा, वो चेंज होता रहेगा। कभी वेंटिलेटर 400 के टाइडल देगा, कभी 300 के देगा, तो कभी 400। तो आप उसको देखेंगे कि मेरे टाइडल पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उसके हिसाब से आप प्रेशर कंट्रोल ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, प्रेशर सपोर्ट भी ये आपको टाइडल वॉल्यूम में ही हेल्प करता है। मोस्टली प्रेशर सपोर्ट आपको जो है ना उसमें स्पॉन्टेनियस में ज्यादा इफेक्टिव होता है। ट्रिगर सेंसिटिविटी, ट्रिगर सेंसिटिविटी ये होता है कि फ्लो वर्सेस प्रेशर, आपका प्रेशर आपका जितना फ्लो जा रहा है उसके हिसाब से प्रेशर आपका कितना है, तो वो हम सेट करते हैं 1 to 3 लीटर पर मिनट पे। ये नॉर्मल वैल्यूज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्मली हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्पायरेटरी टाइम होता है। इंस्पायरेटरी टाइम क्या होता है कि कितने सेकंड्स में वेंटिलेटर उसको इंस्पायरेशन दे। ठीक है, मोस्टली जो हम लेते हैं, आप जितना भी करेंगे मोस्टली हम आई रेशियो लेते हैं, इंस्पायरेशन टू एक्सपायरेशन रेशियो लेते हैं, जो 1 to 2 रेशियो होता है। एक सेकंड में अगर आपने वेंटिलेटर को 20 ब्रेथ के लिए कहा हुआ है कि भाई इस बच्चे को 20 ब्रेथ दे, ठीक है, तो वो हर 3 सेकंड में एक ब्रेथ देगा, तो उसमें एक इंस्पायरेशन का होगा, 2 एक्सपायरेशन के होंगे। ठीक है, तो वो उस हिसाब से उसको सेंस करता आएगा। इंस्पायरेटरी टाइम आपने कितना दिया, ये इंस्पायरेटरी टाइम की नॉर्मली जो ना वैल्यूज हैं, न्यूबॉर्न टू 1 ईयर 0.4 सेकंड्स है, 1 ईयर टू 5 ईयर 0.5 सेकंड्स है, 5 ईयर टू 12 ईयर तक 0.6 to 0.8 है, एंड मोर देन 12 ईयर आप 1 सेकंड नॉर्मल वैल्यूज है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये टाइम है, टाइम है, इतने सेकंड्स, ये इंस्पायरेशन का टाइम है, ये इंस्पायरेशन का टाइम है कि इतने सेकंड्स में वेंटिलेटर आपको उस प्रेशर से इंस्पायरेशन करवाएगा। ठीक है, अगर आपने 0.5 सेकंड सेट किया हुआ है तो वेंटिलेटर 0.5 सेकंड्स में वही प्रेशर देगा और वही वॉल्यूम, मतलब वो वॉल्यूम देगा उसी 0.5 सेकंड्स में, उससे आगे नहीं जाएगा वेंटिलेटर जो आपने दिया हुआ है उसको। तो ये नॉर्मली सेट किया होता है। उसके बाद है पीप। पीप हम मोस्टली 5 लेते हैं। पीप क्या है, ये वो प्रेशर है जो एल्विलाई को ओपन किए हुए होता है। अगर आप उसको ये पीप नहीं देंगे तो वो एल्विलाई जो कोलैप्स हो गई उसको दोबारा से ओपन होने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वो कोलैप्स हो जाएंगी, ताकि वो कोलैप्स ना हो। अगर क्योंकि वेंटिलेटर तो कंटिन्यूसली काम करता रहेगा ना, ऐसा नहीं है कि एक ब्रीथ देके बंद कर दिया आपने ना, तो वो कंटिन्यूसली काम करता रहेगा। तो वो एक अगर प्रेशर जैसे उसका एक ब्रीथ पूरी हो गई तो उसके बाद दूसरी ब्रीथ अगर हमें देनी होगी, 3 सेकंड के बाद आएगी ब्रीथ या 2 सेकंड के बाद आएगी, तो वो जो प्रेशर 2 सेकंड के बीच में होगा, अगर पीप आप नहीं देंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो एल्विलाई कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए, एल्विलाई को ओपन करने के लिए पीप आपको देनी होती है, जो नॉर्मली हम 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर। फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर क्या होता है कि ये परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की। जैसे हमारे पास एनवायरनमेंट में ना 21% है, हम सब 21% ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होते हैं उनको ज्यादा होता है। 1 लीटर ऑक्सीजन देने पे आपकी 3 to 4% बढ़ जाती है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था ना, FiO2 कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो जैसे डॉक्टर सुमन ने बताया कि अगर वो 40% तक मेंटेन कर रहा है तो उसको आप वीन ऑफ कर सकते हैं, उसको आप घर भेज सकते हैं या उसको आप हटा सकते हैं ना 40% से 40 to 30, फिर आप उसको नेजल प्रोंग से हटा सकते हैं। तो अगर आपने उसको 4 लीटर दी हुई है तो 4 से अगर आप 12 से 16 FiO2 वो ले रहा है जो आप उसको दे रहे हैं, 21% वो एनवायरमेंट से ले रहा है, ठीक है। तो 21 एंड अगर हम 12 कर रहे हैं तो 33% आप उसको 4 लीटर नेजल प्रोंग पे दे रहे हैं। तो ये हम मोस्टली स्टार्ट करते हैं 100 से, ठीक है। तो कीप द सेचुरेशन मोर देन 94 से अबो रखने के लिए 100% से हम स्टार्ट करते हैं, फिर कम करते आते हैं, ठीक है। FiO2 अगर आपकी मोर देन 60% है एंड फॉर प्रोलॉन्ग टाइम है तो दैट विल कॉज द ऑक्सीजन फ्री रेडिकल इंजरी, तो वो आपको कम करनी है, ठीक है। आपको पहले 100 से स्टार्ट करके फिर कम होते आना है, ठीक है। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम, आपने प्रेशर दे दिया, आपको टाइडल वॉल्यूम देखने होंगे कि मेरे कितने वॉल्यूम बन रहे हैं। अगर उसके टाइडल वॉल्यूम, एक बच्चा है 10 साल का बच्चा है, आपने प्रेशर दे दिया, उसके वॉल्यूम अगर 60 नहीं बन रहे, वो 40 बन रहे हैं, तो मीन्स वो आपकी ऑक्सीजनेशन सही नहीं जा रही, आपके प्रेशर कम हो रहे हैं, या आपकी कंप्लायंस का इशू है, या आपकी रेजिस्टेंस का इशू है, ठीक है, या बच्चे में कोई और मसला है, तो आपको देखने पड़ेंगे। तो नॉर्मली जो है 6 to 8 ml पर kg पे बनाने हैं। अच्छा, ये आपने बताया कि जो FiO2 है उसको हम कंटिन्यू नहीं चलाते हैं ताकि वो फ्री रेडिकल ना बने। Yes. ये बच्चा हमारा इम्प्रूव हो रहा है, तो अब हम इसको जितना फ्रीक्वेंटली इसको देना, जैसे 5 को कम करें, 10 कम करें, और इसको 40 तक लाने के लिए हमें कितना ड्यूरेशन दरकार है? देखें, ये कोई मतलब वो नहीं है कि एक फिक्स नहीं है कि इतने घंटों के बाद आप कम करें। अगर आपने टेक सपोज कि अभी आपने इसको वेंटिलेटर पे रखा है, 2 घंटे के बाद आपने देखा या 1 घंटे में देखा है उसकी 100% सेचुरेशन चल रही है कंटिन्यूसली 100%, ये 1 घंटे तक आप उसका 90 कर दें, 1 घंटे के बाद दोबारा देखने आप उसको 80 कर दें, आप कम कर सकते हैं। 5-10 रेपिडली भी आ सकते हो आप ना, 60 तक आ गए आप, लेकिन 60 प्रोलॉन्ग नहीं जाएगा, 60 से अबव तो प्रोलॉन्ग जाएगा। हम कभी कभार जाते हैं, लेकिन ये है कि फिर आप माइंड में ये होगा कि इसको ऑक्सीजन फ्री रेडिकल इंजरी भी होगी, ठीक है। तो वो आप बच्चे की सेचुरेशन देखें, अगर 94 से ज्यादा है, कंटिन्यूसली है, तो आप उसको टेपर करते हैं, आप उसको 50 तक लेके आए, साथ में दूसरे कोई डिस्ट्रेस के साइंस भी ना हो। हाँ, वो जाहिर सी बात है, क्योंकि अब ये कि पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, तो हम यहाँ इतना ज़्यादा वेट ना करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आप ये 100% तक रुक नहीं जाएंगे कि नहीं 100% पे मेंटेन कर रहा है, नहीं, उसको टेपर करेंगे ना। देखें, वेंटिलेटर पे बच्चा इंप्रूव हो रहा है ना, तो आप उसको वीन ऑफ करेंगे ना, हमेशा के लिए वेंटिलेटर पे तो नहीं रखेंगे, तो उसको वेंटिलेटर को या हर पैरामीटर्स को आप टेपर करते आएंगे, ठीक है। तो FiO2 आपने कम कर दिया, आपने देखा 60 में मेरा जो है ना सारा चीज़ें सही चल रही हैं, फिर आपने 50 कर दिया, 4 से 6 घंटे के अंदर भी हम उसको 100 टेपर कर सकते हैं, बिल्कुल 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 ला सकते हैं। पीक एयरवे प्रेशर, प्लेट्यू प्रेशर, मीन एयरवे एंड पीप, ये मैंने चारों आपको बता दिए हैं। पीक एयरवे प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर एट द एंड ऑफ द इंस्पायरेटरी फेज, ठीक है, वो जो एयरवे का प्रेशर और एल्वियुलर प्रेशर दोनों प्रेशर इज अ पीक एयरवे प्रेशर। प्लेट्यू प्रेशर जो मैंने आपको बताया कि एट द एंड ऑफ द, यस सही, ताकि वो सही से समझ जाए। अच्छा, ये हमें जो है ना फार्मूलाज हैं कुछ, ये हमें देखने होते हैं। SF रेशो, ठीक है, PF रेशो एंड ऑक्सीजन इंडेक्स, ऑक्सीजनेशन इंडेक्स। SF रेशो मोस्टली अगर आपके पास PF रेशो नहीं है तो SF रेशो आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं? सेचुरेशन जो आपके मॉनिटर पे आ रही है डिवाइडेड बाय FiO2, आप उसको FiO2 कितना दे रहे हो। अगर आप किसी को 50% FiO2 दे रहे हो और सेचुरेशन उसकी 90 आ रही है, 100% आ रही है, तो उसको आप देख सकते हैं कि मेरा सेचुरेशन जो रेशो SF रेशो कितना है। नॉर्मली 250 से ज़्यादा इधर नॉर्मल, ठीक है। तो वो अगर आपका उतना नॉर्मल है तो आप उसको टेपर कर दें FiO2 को ना। PF रेशो वो वही ABGs, आपको इसमें PF रेशो में आपको ABGs चाहिए होगी, उसमें आप पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन देखेंगे, देन FiO2 सेम ही है, लेकिन उसमें आप सेचुरेशन देखते हैं, इसमें आप ऑक्सीजनेशन देखते हैं। और दूसरा होता है ऑक्सीजनेशन इंडेक्स, मैप इनटू FiO2 डिवाइडेड बाय PO2। मैप क्या होता है? मीन एयरवे प्रेशर जो हमने देखा है वो उस पे वेंट पे आता है, उसके बाद FiO2 एंड देन डिवाइडेड बाय PO2 ABGs में आता है। अच्छा, ETD आपने डाल दी, उसके लिए कंफर्मेशन क्या करना है? ये 5 चीजें हम देखते हैं। एयर इन द ETD के उसमें एयर फ्लो आ रहा है, मिस्ट उसकी बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, चेस्ट राइज हो रहा है इक्वली, चेस्ट ऑस्कल्टेशन बायलेटरली इक्वल एयर एंट्री है,
चेस्ट एक्सरे देखते हैं कि ट्यूब सही है, ट्यूब ऊपर तो नहीं है, ट्यूब नीचे तो नहीं है, ट्यूब राइट ब्रोंकस में तो नहीं है, वो देखते हैं। उसके बाद EtCO2 डिटेक्टर, ये EtCO2 डिटेक्टर है। इसमें जो है ना 2 कलर्स बनते हैं। अगर येलो कलर बन रहा है तो मीन्स सही है, अगर पर्पल बन रहा है तो मीन्स आपकी ETT ट्रेकिया में नहीं है, आप ईसोफेगस में आपने डाल दिए। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आप वीडियो लैरिंगोस्कोप से भी देख सकते हैं कि आपका ट्यूब ट्रेकिया में है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद कैप्नोमेट्री करते हैं, जिसमें आपको जो ना EtCO2 आता है, जो ना उसमें वेंटिलेटर पे एंड टाइडल देखते हैं हम कि वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर बन रहे हैं तो सही से, अच्छा ये जो है ना, जो हम मोस्टली जो ये कैप्नोमीटर है, ये अगर आपने डाल दिया है, लगाया हुआ है और उसको चेक कर रहे हैं, वेंटिलेटर पे नहीं देख रहे आप, तो ये कभी कभार ना स्टमक में भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो 100% ये रिलायबल नहीं है कि आपने ये कि, या तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कि ये इसकी ब्रेथ ऐसे ना हो कि वो येलो कलर हो जाए और आप ये कंफर्म कर लें कि ये हमने ETT में जो है ना ट्रेकिया में डाल दिए। तो उसके लिए आपको वेंट पे देखना होगा कि EtCO2 आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम भी देखने होंगे। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन?